चैप्टर 172 क्या ये बैटल मैजिशियंस हमें बचाने आए हैं। आखिर समायरा ने उस वशीकरण मकड़ी का अंत कर ही दिया था। कुछ देर आराम करने के बाद आरव और समायरा दोनों वापस सबके पास जाने के लिए निकल गए। जब वो दोनों चलते चलते मंदिर के पास वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरा इलाका लगभग तबाह हो चुका था और वहां के ओरा से समझ आ रहा था कि अब भी कई एलिमेंट्स की एनर्जी वहां मौजूद थी। उन्हें वो तो दिख रहा था कि जो घमासान लड़ाई टीम के बीच में चल रही थी वो खत्म हो गई थी, लेकिन टीम वहां से गायब थी। किसी का कोई नामो निशान नहीं था। समायरा, क्या तुम ठीक हो? अचानक एकांश उन दोनों के सामने आ गया। वो मंदिर के उस हिस्से में था जो अभी जला नहीं था। जब उसने देखा कि आरव समायरा को सहारा दे रहा था और उसका हाथ थामे था, एकांश के सीने पर तो मानो जैसे सांप लौटने लगे। अब मैं उसका ख्याल रख लूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, एकांश ने सख्त आवाज में आरव से कहा। ये बोलते वक्त वो आरव को लगातार घूर रहा था। समायरा ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और एक कोने में आराम करने चली गई। अब उसमें इन लड़कों को झेलने की शक्ति नहीं बची थी, लेकिन एकांश ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो उससे मक्खी की तरह चिपका रहा। कुछ भी हो, वो बात तो सही थी कि टीम को कमांड करते वक्त एकांश कुछ और होता था और समायरा के साथ कुछ और। इसके बाद आरव बाकी लोगों को देखने चला गया। उसे नहीं पता था कि श्रेया कहाँ थी और उसे उसकी काफी फिक्र हो रही थी। आखिर इतने समय तक साथ रहते रहते वो लोग अच्छे दोस्त बन गए थे और आरव खुद को उसकी रक्षा करने के लिए जिम्मेदार समझता था। वो ढूंढने तो श्रेया को निकला था, लेकिन रास्ते में टकरा गया ईशान से। आरव ने ईशान को उसकी कॉलर से पकड़ा, लेकिन इससे पहले कि वो उससे कुछ कह पाता, ईशान जोरों से रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा। आरव, अब तुम तो मुझे छोड़ दो, आज तो श्रेया ने मुझे मार ही डाला था। देखो, वहां उस तरफ गई है, वो शायद जाग रही है और मन ही मन कुछ बुदबुदा रही है। ईशान की हालत बहुत खराब थी। आरव उसकी हालत से महसूस कर पा रहा था कि उसकी लगभग पूरी एनर्जी खत्म हो गई थी और उसने अपने ज्यादातर मैजिकल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर लिया था। अगर कल्टीवेशन के मामले में देखा जाए तो श्रेया इंटरमीडिएट मैजिक की एक्सपर्ट हो गई थी और उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली भी। इसलिए ईशान को उसका सामना करने में अपनी नानी याद आ गई थी। कुछ देर बाद श्रेया आरव को कुछ पौधों के पास मिली। ये पौधे उसने अपनी प्लांट स्पेल से बनाए थे ईशान पर हमला करने के लिए। उसके माथे पर से वो शैतानी निशान गायब हो गया था और अब वो पहले जैसी दिख रही थी। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में गुम थी। तुम ठीक तो हो ना? आरव ने श्रेया के पास जाकर पूछा। उसने अपना फोकस मैजिक पेंडेंट गले से निकालकर उसके गले में पहना दिया। इसे पहनते ही श्रेया की आंखों में कुछ फर्क दिखा। वो काफी डरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसने कोई बहुत बुरा सपना देख लिया हो। सैम, इट्स ओके, अब सब ठीक है, डरो मत, मैं भी यही हूँ। आरव ने उसे गले से लगा लिया और उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। श्रेया ने पहली बार आरव से ऐसा कुछ करने पर कुछ भी नहीं कहा, वरना अब तक तो वो उसे कितनी धमकियां दे चुकी होती, लेकिन आज सच में वो बहुत डरी हुई थी। मुझे आखिर क्या हुआ था? श्रेया ने डर कर पूछा। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि उसने क्या किया था। उसे सिर्फ इतना याद था कि ईशान उसकी फैमिली के बारे में अनाप शनाप बातें कर रहा था जिससे उसे बहुत गुस्सा आ गया था। लेकिन इसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं था। तुम पर वशीकरण स्पेल का असर हुआ था। तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल किया गया था। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है। सैम, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, आरव ने उसे समझाया। श्रेया अब आरव का फोकस मैजिक पेंडेंट पहनकर पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो अब भी आरव से चिपकी हुई थी, वो तुरंत पीछे हट गई। उसके गाल टमाटर जैसे लाल हो गए थे। हा हा हा, हा हा हा। उसके लाल गाल देखकर आरव जोर जोर से हंसने लगा। बेशर्म, श्रेया ने आरव को धक्का देते हुए कहा और गुस्सा होने का नाटक करने लगी। वो भी बिल्कुल समायरा की तरह ही थी। अगर किसी और दिन आरव ने ऐसा कुछ किया होता तो मार मार कर उसका भरता बना देती। आरव अब भी उसके लाल गाल देखकर हंस रहा था। टीम के बाकी लोग कहाँ हैं? श्रेया ने चारों तरफ अपनी नजर घुमाते हुए पूछा। मुझे नहीं पता और ना ही मुझे कोई फर्क पड़ता है, आरव ने बिल्कुल सामान्य टोन में कहा। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? आखिर है तो वो हमारे टीम मेंबर्स ही ना, श्रेया ने कहा। ये लो अपना मैजिक क्रिस्टल वापस रखो। उस वशीकरण मकड़ी को मारने में मेरी हालत ही खराब हो गई थी, लेकिन तुमने कहा था ना कि वो तुम्हारा लकी चार्म है, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। आरव ने श्रेया को उसका मैजिक क्रिस्टल वापस लौटाते हुए कहा। अगले ही पल श्रेया ने भी आरव का फोकस मैजिक पेंडेंट वापस लौटा दिया। तभी आरव को एक मस्ती सूझी और वो श्रेया को ये कहकर चिढ़ाने लगा कि वो लोग अपने प्यार की निशानियां अदला बदली कर रहे हैं। लेकिन श्रेया उसकी बात सुनने के लिए वहां रुकी भी नहीं।
लेकिन फिर भी ये बात तो सच थी कि न जाने क्यों उसका दिल भी धक धक कर रहा था। कुछ देर बाद आरव और श्रेया को रुद्र और प्राची मिल गए। उन्हें भी कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन कबीर बुरी तरह से जख्मी हो गया था, क्योंकि उस पर सीधा फायर इंटरमीडिएट मैजिक से हमला हुआ था। प्राची अपने हीलिंग मैजिक से उसके जख्म भरने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी उसे भी नहीं पता था कि कबीर जिंदा बच पाएगा या नहीं। अगर वो बच भी जाता तो उसे बहुत बुरा फील होता, क्योंकि उसकी वो हालत किसी और ने नहीं बल्कि उनकी ही टीम के एक मेंबर ने की थी। एक दूसरे से लड़ाई करने के बाद सब लोग कहीं ना कहीं से घायल थे और बुरी तरह से थक चुके थे। इसके अलावा उन्हें एक दूसरे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। रूही बेहोश थी, कबीर बुरी तरह से जल गया था और आर्यन का एक हाथ टूट गया था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ तहस नहस हो गया था। सब लोग अपने अपने ग्रुप्स में अलग अलग बैठे हुए थे। चलो, जो बच्चा कुचा हिस्सा है रात में हम वही रुकते हैं। सुबह होते ही हम यहाँ से निकलेंगे, रुद्र ने कहा। हाँ, सही कह रहे हो, मैं भी अब यहाँ नहीं रुक सकता, ईशान ने कहा। हमारा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है, हम अभी वापस नहीं जा सकते। एकांश टीम के जाने की बात सुनकर पैनिक हो गया था, मानो वो नहीं चाहता था कि टीम वहां से जाए। मिशन गया तेल लेने, यहाँ मैं मरते मरते बचा। मैं अब यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। सुबह होते ही हम यहाँ से निकलेंगे, आर्यन ने गुस्से में कहा। उसका हाथ एकांश की नील भेड़िए ने काट कर फेंक दिया था। भले ही एकांश पर वशीकरण स्पेल का असर था, लेकिन उसने ऐसा करके अपनी हद पार कर दी थी। जहां तक निखिल और निवान की बात थी, जिन पर इस वशीकरण स्पेल का सबसे ज्यादा असर हुआ था, निखिल तो गायब ही हो गया था और निवान एक कोने में अकेले बैठा हुआ था। जब से निवान पर से वशीकरण स्पेल का असर खत्म हुआ था, वो बहुत अजीब बर्ताव कर रहा था और इस वक्त निखिल को कोई भी ढूंढना नहीं चाहता था। सब बुरी तरह से थक चुके थे। उन्होंने तय किया था कि वो दिन की रोशनी में उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। सब लोग परेशान हो गए थे। उस वशीकरण मकड़ी ने सब कुछ बदल दिया था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनका सामना एक इतने खतरनाक डीमन बीस्ट से होगा, जो उनका दिमाग कंट्रोल कर सकेगा और एक ही रात में जादुई दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज की टीम तितर बितर हो जाएगी। एकांश समायरा के बगल में बैठा था। वो अब पहले से काफी बेहतर था, लेकिन आर्यन और निवान को रोकते रोकते बहुत बुरी तरह से थक गया था। वो समायरा से बात करना चाहता था, लेकिन वो एकदम शांत थी, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या कहे और कैसे कहे। वो कोई टॉपिक ढूंढ रहा था कि समायरा से कुछ बात कर ले कि तभी अचानक आसमान में उसे बड़े बड़े पंख दिखाई दिए। ये उनकी टीम की तरफ ही बढ़ रहे थे। एकांश वो देखकर बहुत खुश हो गया था, लेकिन जैसे ही समायरा ने उसकी तरफ देखा तो वो एक्टिंग करने लगा कि उसने कुछ भी नहीं देखा था। शहर में आने की जगह से वो पंख थोड़ी दूर पर ही रुक गए। वो जगह शहर के पास ही थी, तो शहर में आने में उन्हें ज्यादा देर नहीं लगती। तभी आकांक्षा ने अपने चारों तरफ देखा कि आरव कहाँ है। इत्तेफाक से आरव, प्राची, रुद्र, श्रेया और बाकी लोग उसके पास ही आ रहे थे। वहां पहुंचते ही आरव ने कहा, क्योंकि अब कोई भी इस मिशन को पूरा नहीं करना चाहता, तो हम वापस चले। अभी हमें निखिल नहीं मिला है, समायरा ने कहा। मिलेगा भी नहीं, गलती से लड़ाई करते वक्त निवान ने उसे मार दिया, अचानक आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनते ही निवान कांप उठा। उसने आर्यन को गुस्से से देखा और कहा, वो झूठ बोल रहा है। निवान, अगर तुमसे गलती हुई है तो उसे मान लो। सब जानते हैं कि तुम पर वशीकरण स्पेल का सबसे ज्यादा असर था। तुमने भी कुछ जानबूझकर नहीं किया, आरव ने कहा। निवान, क्या तुमने सच में निखिल को मार दिया? समायरा ने पूछा। मेरा उसे मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, निवान ने जवाब दिया। वो पूरी तरह टूटने वाला था। न सिर्फ वो बेहद डरा हुआ था, बल्कि खुद से बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी था। निखिल उसका सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन किसने सोचा था कि निवान ही उसे मार डालेगा। उसकी मौत इतनी बुरी तरह से हुई थी कि उसकी लाश भी पहचान में नहीं आ रही थी। उन पलों को याद कर निवान बार बार खुद को दोषी ठहरा रहा था। वो खुद की ही नजरों में गिर गया था। अब अपना सामान पैक करो, हम यहाँ से जा रहे हैं, समायरा ने निवान से और कोई सवाल नहीं पूछा। पिछली रात जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद उनमें से कोई भी वो मिशन पूरा नहीं करना चाहता था। वो सुनसान शहर उन सभी की कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक था। ना जाने अगर वो मिशन पूरा करने के लिए रुक जाते, उनमें से और कितने लोगों की मौत हो जाती। ना सिर्फ वो लोग थक गए थे, बल्कि बुरी तरह से डरे हुए भी थे। शहर में आते ही उनका सामना उस वाइन मॉन्स्टर से हो गया था, जिसके चंगुल से वो बेहद मुश्किल से बचकर निकले थे, और अब उस वशीकरण मकड़ी ने उन सबको एक दूसरे से ही लड़वा दिया था। टीम के कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए थे और अब निखिल की मौत पर किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था।
अपना अपना सामान बांधने के बाद सबने तय किया कि वो निखिल की लाश को दफना कर जाएंगे। आर्यन की मदद से वो लोग उसकी लाश ढूंढ कर लाए और फिर अर्थ एलिमेंट मैजिक की मदद से उन्होंने उसके लिए एक कब्र खोदी ताकि डीमन बीस्ट उसकी लाश को बाहर ना निकाल सके। रूही, जो बुरी तरह से घायल थी, उसे अब होश आ गया था। उसका पूरा पेट और कमर का हिस्सा अब भी पट्टियों से बंधा हुआ था और वो बहुत कमजोर दिख रही थी। वो किस्मत वाली थी कि इतने खतरनाक हमले के बाद भी जिंदा बच गई थी और अब बस सुरक्षित वापस पहुंचना चाहती थी। कबीर की हालत भी बहुत खराब थी। प्राची ने अपनी पूरी शक्ति उसे हील करने में लगा दी थी, लेकिन अभी ये कहना बहुत मुश्किल था कि उसकी जान खतरे से बाहर थी या नहीं। जब वो लोग इस मिशन के लिए निकले थे तब खुद को बहुत शक्तिशाली समझते थे। उन्हें लगता था कि वो आसानी से इस सुनसान शहर में अपना मिशन पूरा कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ एक दो लोकेशंस इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही उनकी बैंड बच गई थी। उन्हें अच्छी तरह से समझ आ गया था कि सेफ्टी बॉर्डर के बाहर जिंदा रहना क्या होता था। यहाँ आर्केन यूनिवर्सिटी या फिर सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होने की कोई अहमियत नहीं थी। यहाँ तो उन्हें अपनी जान बचाने में भी मुश्किल हो रही थी। उन्होंने सेफ्टी बॉर्डर के बाहर की दुनिया के बारे में अपने स्कूल टीचर्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और अपने बड़ों से कितना कुछ सुना था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यहाँ आकर उन सबकी इतनी बुरी हालत होगी। कोई भी इस मिशन के रिजल्ट से खुश नहीं था। देश के सबसे टॉप स्टूडेंट्स होने के नाते उनके मन में भी अपने लिए एक आत्मसम्मान था, जो यहाँ आकर पूरी तरह से कुचल गया था। वो उसकी अस्थियां वापस ले जा रहे थे। उनके लिए ये मिशन बहुत बुरा साबित हुआ। उन्होंने अपने एक टीम मेंबर को गंवा दिया था। धीरे धीरे पूरी टीम इस सुनसान और खतरनाक शहर से बाहर जा रही थी। आसमान एकदम नीला था और आसपास के जंगलों में चिड़िया चहचहा रही थी। उनकी मीठी आवाजें सुनकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एक रात पहले वहां एक डरावना हादसा हुआ था। वो उसी रास्ते से वापस जा रहे थे जिस रास्ते से शहर में अंदर आए थे। वो रेलवे लाइन जो उन्हें शहर में लाई थी, वही अब उनके आगे के सफर की शुरुआत थी और वही उन्हें एक बार फिर उनकी मंजिल तक ले जाने वाली थी। सब लोग जल्द से जल्द वापस जाना चाहते थे। एक ऐसी जगह जो सेफ्टी बॉर्डर के अंदर हो, जहां इतने खतरनाक बीस्ट ना हो। पूरी टीम उस रेलवे लाइन वाले रास्ते पर चल ही रही थी कि तभी जंगल से निकलकर उनकी तरफ कुछ लोग आए। वो लोग बैटल मैजिशियंस की तरह यूनिफॉर्म पहने हुए थे, लेकिन उनकी यूनिफॉर्म का कलर अलग था। ये लगभग 30 लोग थे और सभी के पास अपना अपना गरुड़ पक्षी था। ये गरुड़ पक्षी देखने में बहुत सुंदर थे। इनकी नजरें एकदम तेज थी और इनके पंख इतने बड़े थे कि जमीन छू रहे थे। अगर उनमें से कोई भी गरुड़ अपने पंख फैलाता तो वो कम से कम 10 मीटर लंबे होते। आरव ने पहले भी इन गरुड़ पक्षियों को देखा था। वो जानता था कि बैटल मैजिशियंस इन्हें अपना पालतू पक्षी बनाकर रखते थे। कहा जाता था कि सिर्फ कुछ शक्तिशाली मैजिशियंस ही उन्हें पालतू बना सकते थे। भले ही ये गरुड़ बैटल्स में मैजिशियंस की कोई मदद नहीं करते थे, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एकदम परफेक्ट थे। बैटल मैजिशियंस, क्या ये हमें यहाँ बचाने आए हैं? उर्वी और काव्य ने बैटल मैजिशियंस को देखकर बेहद खुश होकर कहा। इनकी यूनिफॉर्म आम बैटल मैजिशियन से थोड़ी अलग है, रुद्र ने तुरंत कहा। ये पक्का हमें बचाने आए होंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है, शायद अब कबीर की जान भी बच जाए, ललित ने खुश होकर कहा।